हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा का ये 8th वीडियो है और एक्सरसाइज 10.4 आज मैं शुरू कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी डिस्कशन की थी, काफ़ी मैंने तुम्हें बताया था। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। फाइंड ए क्रॉस बी मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर A is I minus 7j plus 7k and वेक्टर B is 3I minus 2j plus 2k। तो हम सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमको, एक तो वेक्टर A I minus 7j plus 7k और फिर वेक्टर B 3I minus 2j plus 2k। तो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि वेक्टर ए क्रॉस बी को करने के दो मेथड हैं। एक तो बेसिक मेथड है, पहले ए वेक्टर लिखो, क्रॉस लगा के ब्रैकेट में लिखो और फिर ब्रैकेट्स खोल लो। लेकिन वो एक बड़ा ही लेंथी मेथड है। उससे ज़्यादा आसानी से ए क्रॉस बी कैसे आता है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो उसमें क्या था, पहली रो डिटर्मिनेंट की बनाओ आई जे के, दूसरी रो आएगी डिटर्मिनेंट की इसके कंपोनेंट्स वेक्टर ए के। अगर वेक्टर ए पहले लिखा है तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स की दूसरी रो बनेगी 1 -7 7। यहां पे 1 है आई के साथ, यहां -7 है, यहां पे 7 है। फिर तीसरी रो बनेगी वेक्टर बी के कंपोनेंट्स की 3 -2 2 डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो तुम सबको ही आता है स्टूडेंट्स, मुझे पता है तुमने पहले चैप्टर से ही स्टार्ट कर दिया था। तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं पहली रो से। आई, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -14 माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7 इंटू -2 -14 और माइनस ऑफ माइनस प्लस। उसके बाद -j, सेकेंड एलिमेंट पे साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम। तो 1 इंटू 2 2 माइनस 7 इंटू 3 21 प्लस के, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, -2 माइनस 7 इंटू 3 -21 माइनस ऑफ माइनस प्लस। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अब ये -14 इंटू 14 तो 0 हो गया, 0 आई। उसके बाद ये कितना हो गया, -19 और माइनस ऑफ माइनस प्लस 19j। और उसके बाद ये कितना हो गया, देखो +19k -2 प्लस 21। तो हमारे पास जो a क्रॉस b वेक्टर आया वो है 19j प्लस 19k। और हमको कहा है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं, कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम कर दो। 19 का स्क्वायर 361 प्लस 19 का स्क्वायर 361 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 19√2। क्योंकि यहां से 19 कॉमन आ गया बाहर, 1 + 1 रह गया, तो 19√2 आ गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस b एंड a माइनस b वेयर वेक्टर a इज 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर b इज i प्लस 2j माइनस 2k। हमें यह कहा गया है कि a प्लस बी वेक्टर जो बनेगा और जो a माइनस बी वेक्टर बनेगा, इन दोनों से परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर ढूंढना है। तो हम सबसे पहले तो a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर ढूंढेंगे।
तो चलो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर बी i प्लस 2j माइनस 2k। तो a प्लस बी वेक्टर कितना आया देखो, a और b को ऐड करो, 3i प्लस i 4i, फिर 2j प्लस 4k, सॉरी 4j, 2k माइनस 2k, 0 हो गया तो 0k लिखने की हमें जरूरत नहीं। एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b देखो कितना आएगा, 3i माइनस i यानी 2i, फिर 2j माइनस 2j 0j लिखने की जरूरत नहीं, 2k माइनस ऑफ माइनस 2k यानी कि प्लस 4k। तो ये आ गए हमारे दो वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी। अब एक बात देखो, हम ऐसा करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी को नाम अलग दे देते हैं। लेट वेक्टर c इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 4i प्लस 4j एंड वेक्टर d इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू 2i प्लस 4k। तो हमें यह कहा गया है कि a प्लस बी और a माइनस बी यानी वेक्टर c और वेक्टर d, इन दोनों वेक्टर्स से परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर पता करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान देना, कभी भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर पता करना हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है हमको, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर हम c और d का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा c क्रॉस d वेक्टर का वो इन दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर हमको एक वेक्टर मिल जाएगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर तो हम बना ही सकते हैं। तो अब मैं वही करने जा रहा हूं। नाउ वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d, i j k, तो 4i का 4, फिर 4j का 4, फिर 0k है तो 0, फिर i का 2, फिर j का 0 और k का 4 इज इक्वल टू, यहीं पे मैं कर रहा हूं सॉल्व, i ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 16 माइनस 0 यानी 16, माइनस j का रो और कॉलम छोड़ दिया तो 16 माइनस 0, 16 माइनस 0 अगेन 16, प्लस k, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो 0 माइनस 8, माइनस 8। तो हमारे पास ये आ गया 16i माइनस 16j माइनस 8k। तो स्टूडेंट्स c क्रॉस d वेक्टर तो हमारे पास आ गया, यानी कि हमें एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या पता करना है, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर यानी इसी का यूनिट वेक्टर बनाना है हमको। इसी का जब यूनिट वेक्टर बना लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एक वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं तुम सबको पता है, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं और इसी से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करो, c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, फिर 16 का स्क्वायर 256, फिर 8 का स्क्वायर 64। अब इसको सॉल्व किया हमने, कितना आ जाएगा, तो ये प्लस करके आया 576। और अब हम सब जानते हैं कि 576 24 का स्क्वायर होता है, तो 576 का स्क्वायर रूट 24 हो गया। तो अब रिक्वायर्ड वेक्टर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जो आंसर चाहिए वो होगा जब हम इस वेक्टर को 24 से, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैं अब आंसर लिखने जा रहा हूं, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर
इज 1/24 16i माइनस 16j माइनस 8k। लेकिन इसमें से हम देख रहे हैं कि 4 कॉमन आ सकता है, रादर 8 कॉमन आ सकता है। 8 कॉमन यहां से आएगा और यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो हमने लिखा दैट इज, अब जब 8 यहां कॉमन आ जाएगा तो जब डिवाइड होगा तो कितना रह जाएगा 3, क्योंकि 8 3 24, तो यहां क्या रह जाएगा 8 कॉमन लिया तो यहां 2 रह जाएगा, 2i माइनस 2j माइनस k। मैंने कैसे किया, यहां से 8 कॉमन लिया, यहां 1 रह गया, यहां 2 और यहां 2, और फिर इस 8/24 को कैंसिल करके 1/3 बना दिया। तो हमको जो वेक्टर चाहिए था यूनिट वेक्टर, जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, वो इस तरह यूनिट वेक्टर बन गया। मैं फिर बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जब भी तुम्हें कोई ऐसा वेक्टर, कोई a और कोई वेक्टर b तुम्हें दिया हो और दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बस। तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसी से डिवाइड करो। तो यहां हमें यह सीखने को मिला। तो 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन पेपर में आ जाया करता है। तो ऐसा करते हैं, अब ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ यूनिट वेक्टर ए makes angles pi/3 with I, pi/4 with J, and an acute angle theta with K, then find theta and hence the components of vector A। तो सबसे पहले तो हमें यह पता है कि जो ये एक A वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसके कंपोनेंट्स हमको नहीं पता, और हमें यह पता है कि आई वेक्टर के साथ pi/3 एंगल बन रहा है, जे वेक्टर के साथ pi/4 एंगल बन रहा है, और के वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है वो एक एक्यूट एंगल है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। क्योंकि हमें कंपोनेंट्स नहीं पता, हमने मान लिया। Since vector A is a unit vector, we get vector A magnitude is equal to 1, means इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन तो हमने ये बना के रख ली। अब देखो आई वेक्टर के साथ इसका एंगल pi/3 है, यहां पे अब डॉट प्रोडक्ट का भी सहारा हमें लेना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि सिंस वेक्टर ए मेक्स एंगल ऑफ pi/3 with I, which implies vector A dot vector I is equal to vector A magnitude I magnitude cos pi/3। ये डॉट प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला लगाया, क्योंकि यहां पर n कैप की जरूरत होती नहीं है, तो हमारे पास x आ जाएगा। अब x कैसे आएगा, देखो यहां आ गया xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट विद i इज इक्वल टू, अब देखो ये a का मैग्नीट्यूड तो 1 है और ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो ये आ गया सिर्फ cos pi/3, और इस तरफ डॉट प्रोडक्ट करके क्या आया, देखो i वाला i के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो x रह गया इज इक्वल टू cos pi/3 कितना होता है, cos 60 1/2। तो हमारे पास a वेक्टर का पहला कंपोनेंट आ गया x। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये यूज करेंगे pi/4 एंगल j के साथ। अगेन
वेक्टर ए मेक्स एंगल ऑफ पाई बाय 4 with vector j, which implies vector a dot vector j is equal to vector a magnitude j magnitude cos pi by 4. तो यहां पे वेक्टर ए की जगह मैंने लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विद जे इज इक्वल टू, ये अब 1 है तो ये रह गया cos पाई बाय 4. अब यहां से सिर्फ y रह गया क्योंकि j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां j के आगे 1 है, और cos पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2. तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन k के साथ उसका क्या एंगल था ये हमें नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि एक्यूट एंगल है. तो हम कौन सी इक्वेशन का सहारा लेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में अगर x और y की वैल्यू हम डाल दें तो z की वैल्यू आ जाएगी बड़ी आसानी से. तो अब हम यूज करते हैं. तो हमने कहना है पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1. तो x की वैल्यू है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 1/4 प्लस 1/2 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहां से अगर सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2. यहां से जब सॉल्व करोगे, क्योंकि ये बन जाएगा 3/4 और उधर जाके 1 माइनस 3/4 मीन्स 1/4. तो जब ये एक्चुअली क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर बन रहा होगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2. हम माइनस क्यों नहीं लेंगे, प्लस माइनस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें कहा है कि एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा. एक्यूट एंगल मींस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने की वजह से ये जो एंगल होगा ये पॉजिटिव आंसर देगा. तो अब हम थीटा की वैल्यू भी पता करना चाहते हैं. सिंस वेक्टर ए मेक्स angle theta with k, which means a dot j is equal to k बोलना था मैंने, j बोल गया, k का मैग्नीट्यूड cos थीटा. तो यहां क्या आ जाएगा, k के साथ z कंपोनेंट आ जाएगा सिर्फ. देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विद के इज इक्वल टू कॉस थीटा. अब कॉस थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड, क्योंकि ये के वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा और जेड की वैल्यू 1/2 है. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2. तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ गया π/3. तो इस तरह से कंपोनेंट्स भी आ गए हमारे पास, तीनों कंपोनेंट्स x, y और z, और फिर हमने ये एंगल भी फाइंड आउट कर दिया. इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया सॉल्व. एक बार फिर देख लो. देखो हमें एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ था और यूनिट वेक्टर की मदद से हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, और हमें कहा हुआ है कि वेक्टर ए जो है वो i के साथ π/3 एंगल बनाता है. तो डॉट प्रोडक्ट हमने इस तरह से लिखी, एंगल इन दोनों के बीच में π/3 है तो यहां cos π/3 आ गया, वहां से हमारा x कंपोनेंट आ गया, सिमिलरली हमारा y कंपोनेंट आ गया, और फिर ये एक यूनिट वेक्टर था तो हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके z स्क्वायर को एज इट इज रख के z की वैल्यू फाइंड कर ली, और फिर a डॉट k निकाला, क्योंकि हमें कहा था कि cos थीटा एंगल है तो cos थीटा आएगा, और अब हमें z की वैल्यू पता है 1/2, तो वही cos थीटा की वैल्यू हो गई, और थीटा फिर आ गया π/3. तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया सॉल्व. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स. शो दैट a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद a प्लस बी
इज ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम इसको इस तरह स्टार्ट करते हैं, लेट ए एंड वेक्टर बी बी एनी वेक्टर्स। मान लो ये दोनों कोई भी वेक्टर्स हों, जीरो वेक्टर भी हो सकते हैं, जीरो वेक्टर नहीं भी हो सकते। हम जीरो वेक्टर्स के लिए तो नहीं करेंगे ना क्वेश्चन, हम तो नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए करेंगे। जीरो वेक्टर्स के लिए तो हमें पता ही है क्या होने वाला है। तो नाउ ए माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए प्लस बी। अब हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है और माइनस प्लस दोनों ही, ये तीनों क्रॉस प्रोडक्ट प्लस और माइनस तीनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। यानी कि ये जो माइनस है और ये प्लस है, ये क्रॉस प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे हम ब्रैकेटें खोलते हैं वैसे ही यहां पे ब्रैकेट्स खोलेंगे। पहले ए के साथ ब्रैकेट खोल दी हमने, ए क्रॉस ए प्लस बी। हमने ए के साथ क्रॉस में ए प्लस बी वेक्टर ले लिया। उसके बाद क्या है यहां पर माइनस वेक्टर बी के साथ, अब ये हम करेंगे क्रॉस ए प्लस बी। इसके बाद हम फिर ये ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस के ऊपर ये क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए क्रॉस ए, फिर ये प्लस ए क्रॉस बी। अब ये वाला आ गया देखो, माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस बी। तो अब ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस बी भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है बिकॉज एक्स वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर इज ऑलवेज अ जीरो वेक्टर। यहां पे चाहे वेक्टर लगा दो चाहे ना लगाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक और बात, अब ए क्रॉस बी और ये जो है बी क्रॉस है, ये हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी। रीजन बिकॉज एक्स क्रॉस वाई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई क्रॉस एक्स वेक्टर। जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी सिमेट्रिक होती है। तो देखो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, यानी ट्वाइस हो गया। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, और यही तो हमने साबित करना था। देखो यही हमने साबित कर दिया। अब इस तरफ मैं लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिख देता हूं, ए माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए प्लस बी, ये हमारा हो गया। तो हमने बाद में लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस प्रोडक्ट विद i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू नल वेक्टर। लैम्डा और म्यू, इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ये लैम्डा और म्यू स्केलर ही हैं, जैसे एक्स वाई ए बी सी पी क्यू आर, उसी तरह ये दो ग्रीक लेटर्स हैं लैम्डा और म्यू। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। गिवन हमें क्या गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस प्रोडक्ट विद i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट की वो डिटर्मिनेंट वाली डेफिनेशन लगा दी। पहले ये वेक्टर लिखा है तो पहले इसके कंपोनेंट आएंगे 2 6 27, फिर इसके कंपोनेंट आएंगे 1 लैम्डा म्यू, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। क्योंकि देखो ये एक वेक्टर आएगा इसलिए यहां पर भी वेक्टर लगाना 0 के ऊपर जरूरी है। अब हमने ये ब्रैकेट खोल दिया, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है पहली रो से, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा
माइनस जे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 2 म्यू माइनस 27 प्लस के, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू अ जीरो वेक्टर। अब ये एक जीरो वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों ही अलग अलग जीरो के बराबर होंगे। तो हमारे पास आ गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, कॉमा 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, कॉमा 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से जो ये दो इक्वेशन है, दो ये वाली, यहां से हमें म्यू और लैम्डा मिल जाएगा। देखो यहां से क्या मिला, म्यू इज इक्वल टू 27/2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 6, उधर गया 2 नीचे आया तो 3। अब ये वैल्यूज ठीक है कि नहीं, ये तुम इसमें पुट करके देख सकते हो। अगर इसमें पुट करके सेम आंसर आता है, 0 आता है, ये 6 म्यू 27 लैम्डा, तो तुम्हारा आंसर ठीक है। तो अगर तुम्हें अपना आंसर चेक करना हो तो ये आंसर इसमें पुट करके देख लो, करेक्ट आएगा तो यानी कि ठीक है, और अगर इसमें पुट करके ठीक नहीं आता तो इसको एक बार फिर चेक कर लो कि कहीं गलती ना हो। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b। वैसे तो ये देखते ही पता चल रहा है कि यहां से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यहां देखकर लग रहा है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो जो परपेंडिकुलर होंगे वो कोलिनियर नहीं हो सकते, जो कोलिनियर होंगे वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। इसका मतलब इन दोनों में से एक वेक्टर 0 है। तो ये साबित कैसे करें, देखो तो हमने कैसे स्टार्ट किया, गिवन a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। देखो a डॉट b का स्क्वायर कितना आएगा, बाय डेफिनेशन a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, एंड a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड कर दिया तो n वेक्टर नहीं आएगा। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। अब a डॉट b का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर जो है वो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होंगे। गिवन है ये, दिस इज गिवन। अब इनकी जो वैल्यू है यहां पुट कर रहे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये नंबर कॉमन ले लिया हमने, a स्क्वायर b स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास आ गया a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इसका मतलब या तो a का मैग्नीट्यूड 0 है या b का मैग्नीट्यूड 0 है। तो हमारे पास आ गया कि दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 जरूरी होना ही चाहिए, अगर डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर या 0 वेक्टर है। तो इस तरह से हमने अपना आंसर जो है वो डेराइव कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो कभी पेपर में आएगा नहीं, और अगर तुमने करके देखना हो तो तुम बड़ी आसानी से लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो
और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, सॉल्व हो जाएगा। वो यहां पे मैं करके दिखाऊं तो वो टाइम वेस्ट ही होगा तुम्हारा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे तुमको वो क्वेश्चन कराऊं जो एग्जाम में आने वाले हों या फिर बेसिक कंसेप्ट पे हों। ना तो वो एग्जाम में आने वाला है, ना ही वो कोई बहुत बड़ा बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूं। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है? इफ मैग्नीट्यूड इफ ए इज जीरो वेक्टर और बी इज जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इज अ जीरो वेक्टर। बहुत ही सिंपल बात है, दोनों में से एक जीरो वेक्टर होगा तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो आएगा ही, जीरो वेक्टर बनेगा। इज कन्वर्स ट्रू, यानी कि इसका कन्वर्स यानी ए क्रॉस बी जीरो हो तो क्या ये जरूरी है कि ए में और बी में कोई एक जीरो वेक्टर हो? नहीं, ये कन्वर्स ट्रू नहीं है। कैसे हमें जस्टिफाई करेंगे आंसर को, एक एग्जांपल लेंगे। तो हमने लिखा इफ आइदर वेक्टर ए इज जीरो और वेक्टर बी इज जीरो वेक्टर, देन वेक्टर ए क्रॉस बी इज जीरो वेक्टर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि वेक्टर का अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ए कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर पकड़ लो, उसी के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, वो जीरो आएगा, ए क्रॉस ए। लेकिन यहां पे क्योंकि बी है, एक डिफरेंट वेक्टर है, तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। देखो दो कोलिनियर वेक्टर पकड़ लो, कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर। लेट ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के, एंड वेक्टर बी। कोलिनियर वेक्टर कैसे होंगे? इसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया 6i प्लस 3j माइनस 3k। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। देखो वेक्टर ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं। नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू i j k 2 1 माइनस 1 6 3 माइनस 3 इज इक्वल टू वेक्टर आई, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, -3 -3 यानी +3 माइनस जे, ये रो ये कॉलम छोड़ा, -6 माइनस +6 हो जाएगा, ये प्लस के, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 6 माइनस 6, देखो ये 0 हो गया। ए क्रॉस बी क्या हो गया? 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी कि एक जीरो वेक्टर। तो अब हमने कहा कि हेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, बट वेक्टर ए इज नॉट अ जीरो वेक्टर एंड वेक्टर बी इज नॉट अ जीरो वेक्टर। हम अगर ए क्रॉस ए भी करते तब भी जीरो वेक्टर आता, लेकिन दो कोलिनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं? अगर एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर बनाया जाए तो वो कोलिनियर वेक्टर्स हो जाते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो भी वो जीरो ही आएगा, क्योंकि ये कोलिनियर वेक्टर है। एक वेक्टर ये लगा हुआ है ए और इसी पर एक और वेक्टर लगा हुआ है बी, तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री है और साइन 0 0 होता है। इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो ए बी साइन 0 आना था, तो साइन 0 ने इसको 0 कर दिया। तो इसको हमने ऐसे शो भी करके दिखा दिया। तो ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक जीरो वेक्टर होगा ही, दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 मैं सोच रहा हूं कि अगले वीडियो में कराऊंगा। ये मेरा जो वीडियो है ये काफी पहले ही लेंथी हो ही चुका है, तो मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि अगर मेरा वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो इसको 1 to 5 रेटिंग जरूर करना। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो 5, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो 1, तो 5 बेस्ट रेटिंग है। और अगर पसंद आया
तो लाइक और शेयर जरूर करना। शेयर क्यों करना है? क्योंकि मेरा मोटो है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर तुम ट्यूशन से मुक्ति पाना चाहते हो, अपना टाइम और अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाई पैसे दोनों ही बचाना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट को चेक करो। वहां पे क्लास वाइज, सिर्फ तुम्हारी क्लास नहीं, 10th क्लास और 11th क्लास, साथ में ही तुम्हारी 12th क्लास, तीनों ही क्लास के चैप्टर वाइज वीडियोस पड़े हुए हैं, तो तुम देख सकते हो। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर देना। उस सजेशन को मैं अगर कोशिश करके मैं अपने वीडियोस को और बेटर कर सकूं तो वो जरूर करूंगा। अल्टीमेटली तुम्हारी ही हेल्प होगी और तुम्हारे आने वाले साथियों की हेल्प होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, बड़े ही इंपॉर्टेंट, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।